सर एक बहुत आम सा सवाल है कि आईएएस आईपीएस बनने खातर के चाहिए और को घर में बैठे जब पढ़ना चाहे तो किस तरीके से पढ़े, क्योंकि मेरी जितनी भी सहेली है सबकी शादी हो चुकी हैं और वो ये सवाल मुझसे पूछती हैं कि बाणकी से तो पूछे को तेरे तक घना समझदार आदमी दिखे तो। नमा घना समझदार को ना। इब अपने हरियाणा से एक लड़की, बेसिकली दो लड़कियां हैं, दो को मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की है आस्था सिंह करके उसका नाम है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका पॉडकास्ट भी है। वो 21 साल की है। उसका हरियाणा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ और उसकी रैंक थी 31, और इस बार यूपीएससी 2024 में सिलेक्शन हुआ है। इस बार उसकी रैंक है 61। ठीक है, 21 साल की उम्र में उसने ये अचीव कर लिया। ऐसे ही एक लड़की है, शायद शिवानी पांचाल करके लड़की का नाम है। उसका हरियाणा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ। इस बार यूपीएससी 2024 में उसका शायद 38 या 40 के आसपास उसकी रैंक है यूपीएससी में। हमारे कैरियर आईएएस चैनल, यूट्यूब चैनल पे उसका पॉडकास्ट है। मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा था कि ऐसा क्या कर ले रहे हो आप कि इतनी छोटी उम्र में आईएएस बन जा रहे हो, प्रॉपर आईएएस बन जा रहे हो। तो उनका एक ही जवाब था कि सर अब कंटेंट इतना अवेलेबल हो चुका है ना, मतलब रिसोर्सेज इतने ओवर हो चुके हैं कि केवल और केवल ओवर इंफॉर्मेशन और ओवर रिसोर्सेज की वजह से ही बच्चा एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है। आपको एक बार 15 से 20 दिन बैठ के बहुत सारी वीडियो के थ्रू, बहुत सारे लोगों के थ्रू आपको ये समझना होगा कि यूपीएससी का सिलेबस डिमांड क्या करता है, हमें किन किन सोर्सेज पे रिलाई करना है, किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप ये रणनीति अगले 20 दिन में डिसाइड कर लेते हैं तो उसका विश्वास मानिए, आप कैरियर आईएएस वाले एक बार यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, करीबन 30 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के, हमारी भी कोई कोचिंग नहीं ली उन्होंने, बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी क्लियर किया है, और मात्र 1.5 से 2 साल में किया है। जी आस्था सिंह की, जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, जिसकी 61 रैंक है। जो शिवानी पांचल कह रहा हूँ, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। हरियाणा से है दोनों बच्चियां, अभी ट्रेनिंग कर रही है पंचकुला में। तो सबसे पहली चीज है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट हम समझे कि एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है। पहले माइंडसेट करें कि हमें ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करना है। फिर जो एक बार आपने माइंडसेट तैयार कर लिया, फिर उसके ऊपर पूरी तरह रिलाई करें और अगले 1.5 साल उस पर पूरी तरह फोकस रहें, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो पाएगा। और बहुत लंबा गेम नहीं है। लंबा गेम उनके लिए है जो हर थोड़े थोड़े दिन बाद डिस्ट्रैक्ट होंगे और फिर दूसरे रिसोर्सेज पे चले जाएंगे, फिर डिस्ट्रैक्ट होंगे, फिर तीसरे रिसोर्सेज पे चले जाएंगे। तो हो सकता है सिलेक्शन इजीली हो सकता है, लेकिन आपको सही रणनीति पकड़नी होगी। देखिए, अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह में जाने की तो रणनीति थी, आने की रणनीति नहीं थी। सरकारी नौकरी बेसिकली एक चक्रव्यूह है जिसके अंदर जाने की कोई रणनीति नहीं है, पूरी दुनिया घुसी हुई है उसमें, लेकिन आने के लिए सही रणनीति की जरूरत है, इसलिए उस पर फोकस करिए। सर जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी या मेरे जैसी जितनी भी लड़कियां हैं, हम बहुत सम्मान से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन जब हम समाज का हिस्सा बनते हैं तो हमें तब मालूम चलता है कि मैं उस जाति की हूँ, वो उस जाति के हैं, वो बड़े हैं, वो छोटे हैं, फिर हम इस तरह वाले दायरे में चले जाते हैं। और ये जो दायरा है वो मेरी उम्र की लड़कियां भी, मेरी उम्र के लड़के भी, वो सब इस दायरे को झेल रहे होते हैं, सब इस दायरे पे प्राउड फील भी कर रहे होते, होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है, एक तो ऊंची जाति का कॉन्फिडेंस होता है, एक शर्म महसूस कराई जाती है वो काबिल को कि वो पिछड़ी जाति से है। तो आज का जो यूथ है, मैं देख रही हूँ कि अब कास्टिज्म को लेके उनमें किसी भी तरह का असर नहीं है। वो जो एक गांव में बैठे बुजुर्ग मैं देखती थी कि वो दिखाते थे इस जात के हैं, इनको ऊपर नहीं बिठाना, इनको अपने बर्तन में पानी नहीं पिलाना। उन्हीं से थोड़ी सी कम सोच में आज अपनी उम्र के जवानों में भी देख रही हूँ। मतलब मैं कहूँ कि कितना पढ़ ले, कितना बढ़ ले, लेकिन जवानों के भीतर से ये जातिवाद वाली सोच या कास्टिज्म या एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली सोच ये खत्म नहीं हुई है। और क्या आप इसे मानते हैं कि इसे खत्म किया जा सकता है? क्योंकि मैं इसे कहूंगी ये संभवतः बड़ा मुश्किल है। नहीं, ये संभवतः बहुत आसान है और होगा। देखिए, जो पुरानी रूट्स हैं उसके अंदर तो जातिवाद बहुत गंदे लेवल पे भरा हुआ है और उसका असर बड़े बड़े रूप में दिखाई भी देता है। लेकिन जो बच्चे अब पढ़ लिख गए, मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ने लग रहा था तो हमारे साथ एक लड़का था, हम उसको अजगर कह के बोलते थे, हमारी क्लास में पढ़ता था और वो मुस्लिम बच्चा था। मुझे 8-9 महीने जब मेरे बीत गए ना उसके साथ, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये बच्चा मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज की कभी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक दिन गलती से उसका रोल नंबर मैंने देख लिया, जो एग्जाम होता है उसका, उसमें उसका नाम लिखा हुआ था मोहम्मद कुछ करके। मैंने उस दिन उसको पहचाना कि अरे ये तो मुस्लिम बच्चा है। लेकिन उसके बाद भी हमारे रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब जो यूथ है ना, आपके आसपास भी जो काम कर रहे होंगे, पहला आदमी होगा ना, तो जैसे मेरी जगह अगर वो इंटरव्यू दे रहा होता तो फिर वो ये कहता, छोरी कौन सी जात की है, सबसे पहला सवाल ये होता। लेकिन क्या हम पिछले इतनी देर से इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने पूछा किसी को? नहीं, क्योंकि जो यूथ है उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस चीज की। आप किसके साथ रह रहे हैं किसी को नहीं पता होगा, कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, किसी को जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये काम होते चले जाएंगे। हमारा भी ये परसेप्शन होता था, खासकर रिलीजन को लेके बहुत होता था। तो अभी भी हमें कोई मुस्लिम अगर दोस्त मिल जाता है तो हम उसके साथ मजाक में कह देते हैं कि तुम्हारा बढ़िया यार, तुम 3-3 4-4 ब्याह कर लोगे, हम हमारे लिए बेकार, हम तो एक में फंस गए। लेकिन मैंने अपने जितने भी दोस्त देखे हैं ना, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने एक से ज्यादा कहीं शादी की हो या उनके पेरेंट्स ने शादी की होगी। तो जैसे जैसे पढ़ते लिखते चले जाएंगे तो ना तो वो मुस्लिम इस चीज में जाते हैं, ना जाति वाला कोई जाता, ना हम कोई जाते। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इन सारे जालों को काटेगी, काट रही है, और आने वाली जो 10 साल के बाद जो जनरेशन होगी वो पूरी तरीके से जाति भूल चुकी हो। सर मेरा प्रश्न ये है कि हाल ही में हमने देखा बिहार में और ARO के अभ्यर्थी, यूपी PCS के अभ्यर्थी, पिछले साल SSC CGL के अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के विरोध करते हुए देखे गए। सर आप क्या सोचते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में? आपका क्या राय है नॉर्मलाइजेशन के बारे में? देखो यार, मुझे ये लगता है कि नॉर्मलाइजेशन शायद वक्त की मांग नहीं है, लेकिन उसके बिना काम चलेगा नहीं। कारण क्या है कि ये बात तो सच है कि मैं ही मैथ का टीचर हूं और मुझे ही अगर ये कहा जाए कि आप 10 सेट बना दीजिए मैथ के, तो मैं ये मतलब दावे से नहीं कह सकता कि 10 के 10 सेट जो बनेंगे, 10 पेपर बनेंगे, उनका एग्जाम का लेवल सेम होगा। कारण क्या होता है कि जो क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लग रहा है हो सकता है वो बाकी बच्चों को बहुत मुश्किल लगे, या जो बाकी बच्चों को बहुत आसान लग रहा है वो मुझे बहुत मुश्किल लगे। तो हम ये तो प्रैक्टिकली कह ही नहीं सकते कि अगर 40 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है कि भाई 40 के 40 शिफ्टों में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो सेम होगा। ऐसा प्रैक्टिकली हम नहीं कह सकते, और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा हो भी नहीं सकता। नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उस सिनेरियो में। दिक्कत कहां है नॉर्मलाइजेशन की, जिसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं? दिक्कत यह है कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत साफ सुथरे तरीके से लोगों को समझाया नहीं जाता, बच्चों को बताया नहीं जाता। और कई बार नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है वो भी इतना बड़े लेवल पे इंपैक्ट डाल जाता है कि जो बच्चे, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर और एक बच्चे के 88 नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब नॉर्मलाइज स्कोर होता है तो वो पहुंच जाता है 73 पे। तो वो जो गैप है ना, वो बहुत बड़ा गैप है। इसलिए 2 जगह पे दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत ये कि जो एग्जाम सेट कर रहे हैं वो कोशिश करें कि जो एग्जाम का लेवल है, जितनी भी शिफ्ट है, उनका लेवल लगभग सेम किया जाए। एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, लेकिन लगभग सेम किया जाए।